जो इतना कम ज़र्फ है कि सियासत की लड़ाइयाँ घरों, बेटियों और बच्चों तक ले जाए, उसको उठा के खैबर पख्तूनख्वा से बाहर फेंक दो। ऐसा नाअहल सिलेक्टेड हमारे सरों पर मुसल्लत है जो कि हसद और इंतकाम का मारा हुआ शख्स है, तो इसका वजीर दाखिला धमकियां देता है, तुम्हारा भी वो हाल करूंगा जो ANP वालों का हुआ है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एहतसाब का सामना करने के लिए नवाज शरीफ जैसा जिगर चाहिए। उसने ऐसी बस चलाई जो उसकी तरह बहुत ही बेबस है। इस हुकूमत और इस जाली सिलेक्टेड की तरह चलने से इनकारी है। वो कौन था जो कहता था 200 अरब IMF के मुंह पर मारेंगे? IMF आपको आज रोज मुंह पे थप्पड़ लगा रही है। मेरी एक तकरीर होती है और 24 घंटे इनके मशीर और इनके वजीर टीवी पर आकर दिन रात हलकान होते रहते हैं। नवाज शरीफ का बयानिया वो है जिसकी 2 तकरीरों ने तुम्हें तबाह बर्बाद करके रख दिया है कि इस इमरान खान और इसकी जाली हुकूमत को घर भेजो, अवाम के हकीकी नुमाइंदों को उनका इख्तियार वापस करो। मैं इदारों को कहती हूँ कि इमरान खान के पीछे से हट जाओ। हम इदारों से नहीं टकराना चाहते, इदारों को भी चाहिए कि अवाम के साथ न टकराएं। जब तुम इसके पीछे से हट जाओगे, इमरान खान की जाली हुकूमत 24 घंटे की मारने है इंशाअल्लाह। ये सिलेक्टेड इमरान खान खामखा में उछल रहा है। इसको पता ही नहीं था कि मुल्क में क्या हो रहा है, कि उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। मेरे जलसों में 5-6 की तादाद इनकी खुफिया एजेंसी के लोगों की भी होती थी। धांधली करोगे तो पछताओगे, नहीं करोगे तो और भी ज्यादा पछताओगे। हर हाल में अब तुमको जाना भी है और पछताना भी है इंशाअल्लाह। नवाज शरीफ के बयानिए का बोझ 22 करोड़ अवाम ने अपने कंधों पर उठा लिया है। ये जो मस्खरों की हुकूमत है, अब रेत की दीवार को बस आखिरी धक्का लगाना बाकी है। क्या इस किस्म के घटिया जबान बोलने वाले लोग आपकी नुमाइंदगी के अहल हैं? इन कम ज़र्फों ने इनके 20 साला बेटे इशफाक अमीर मकाम को गिरफ्तार किया। उसके साथ इतना जुल्म हुआ कि वो बच्चा अपना जो ज़हनी तवाज़न है वो बिगड़ गया। उसका शर्म आनी चाहिए आप सबको। जो इतना कम ज़र्फ है कि सियासत की लड़ाइयाँ घरों, बेटियों और बच्चों तक ले जाए, उसको उठा के खैबर पख्तूनख्वा से बाहर फेंक दो। पेशावर हाई कोर्ट के जो कानून और आइन से मोहब्बत करने वाले, एक तारीख रकम करने वाले चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ की वफात पर उस बहादुर जज ने जिस तरह मुशर्रफ जैसे जमहूरियत पे शब खून मारने वाले को उसके घर तक पहुंचाया, उसके अंजाम तक पहुंचाया, तो वकार अहमद सेठ जैसे जज हमेशा तारीख में जिंदा रहेंगे। दहशत गर्दों ने मस्जिद, मदरसा और कोई भी इबादतगाह, कोई भी बाजार, कोई भी मोहल्ला नहीं छोड़ा था। ना बाजार महफूज थे, ना थाने कचहरियां महफूज थी। पुलिस अफसरों ने जिस तरह शहीदों ने कुर्बानियां देकर पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का अमन बहाल किया था, मुझे अफसोस है कि इस नालायक और सिलेक्टेड ने आज उस अमन को भी दाव पे लगा दिया। जिस दहशत गर्दी से खैबर पख्तूनख्वा बहुत कुर्बानियां देने के बाद निकला था, और आज ऐसा नाअहल सिलेक्टेड हमारे सरों पर मुसल्लत है जो कि हसद और इंतकाम का मारा हुआ शख्स है। उसको एहसास नहीं कि 22 करोड़ अवाम की जिम्मेदारी सिलेक्टेड ही सही उसके कंधों पर है। आज जब पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी दोबारा सर उठा रही है, तो इसका वजीर दाखिला धमकियां देता है। जिन खानदानों ने, खैबर पख्तूनख्वा के खानदानों ने दिलेरी से दहशत गर्दी का मुकाबला किया, उसमें बिलोर खानदान भी शामिल है। उसके अंदर जो आज वजीर आला धमकियां देता है, तुम्हारा भी वो हाल करूंगा जो ANP वालों का हुआ है। मियां इफ्तिखार साहब ने भी अपना इकलौता बेटा खोया है दहशत गर्दी के अंदर। सोचो जरा वजीर दाखिला के इस बयान से उन शहीदों के घर वालों पर क्या गुजरी होगी। क्या तुम सियासी इंतकाम में इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हें इंसानियत भी भूल गई है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। 7 साल से आपके ऊपर एक नाअहल हुकूमत मुसल्लत है।
بتاؤ کیا خیبر پختونخوا میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کیا یہاں ایک بھی نیا ہسپتال بنا ہے؟ یہاں کے لوگ جب بیمار ہو جاتے ہیں، ایک فنکار تھے بیچارے، وہ یہاں بیمار ہو گئے، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ بی بی یا مجھے پنجاب بلاؤ یا اسلام آباد میں بلا کے میرا علاج کراؤ، اور میں نے کرایا الحمدللہ ان کا علاج۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کو کس قسم کے حالات کا سامنا ہے۔ یہاں آپریشن تھیٹرز کی چھتیں ٹپکتی ہیں، اور یہاں جب ڈاکٹرز احتجاج کرتے ہیں تو ان کے سر پھاڑے جاتے ہیں۔ جب یہاں پر کوئی خدا نخواستہ حادثہ ہوتا ہے تو یہاں پر ایک لیبارٹری بھی نہیں بنا سکے، پنجاب کی فورینزک لیب میں ٹیسٹ کے لیے بھیجتے ہیں۔ کیا یہاں نظام میں تعلیم میں تبدیلی آئی؟ کوئی ایک نیا اسکول بنا، کالج بنا، یونیورسٹی بنی، آپ کو فری لیپ ٹاپس ملے، تعلیمی وظائف ملے، نوکریاں ملی؟ نہیں ملی نا۔ اور کہتا تھا کہ احتساب مجھ سے شروع کرو، اور جب احتساب تم سے شروع ہوا تو تم احتساب کمیشن کو تالا لگا کے بھاگ گئے۔ یہاں پر احتساب کا سامنا کرنے کے لیے نواز شریف جیسا جگر چاہیے، مسلم لیگ نون کے لیڈران اور کارکن جیسا جگر چاہیے۔ معلم جبا اسکینڈل کو جانتے ہو نا؟ اور کہاں ہے وہ بلین ٹری سونامی؟ کیا آپ کو بلین ٹری کیا 10 درخت بھی کہیں لگے ہوئے نظر آتے ہیں؟ وہ درخت یہاں کے آڈیٹر جنرل کو نظر آئے، اس نے رپورٹ میں لکھا کہ ان درختوں اور پودوں میں یہ کروڑوں اور اربوں روپے کھا گئے۔ بی آر ٹی بس چل رہی ہے، کوئی نئی بس میں آگ تو نہیں لگ گئی، جل تو نہیں گئی؟ کہتا تھا کہ میں جنگلہ بس نہیں بناؤں گا۔ پوری دنیا نے دیکھا کہ اس نے نواز شریف کی نقل کرتے ہوئے، شہباز شریف کی نقل کرتے ہوئے خیبر پختونخوا میں پتہ نہیں کتنے سال سے وہ بس بن رہی ہے، آج تک بھی نہیں بنی۔ اس نے ایسی بس چلائی جو اس کی طرح بہت ہی بے بس ہے۔ وہ بس اس حکومت اور اس جعلی سلیکٹڈ کی طرح چلنے سے انکاری ہے، اور روز بسوں میں آگ لگ جاتی ہے، کبھی غلط پل بن جاتے ہیں، کبھی دروازے الٹی طرف کھلتے ہیں، ہر روز کھدائی ہوتی ہے۔ کبھی خبر آتی ہے کہ چور سریا اٹھا کے لے گئے، کبھی خبر آتی ہے کہ چور سامان اٹھا کے لے گئے۔ دعویٰ تھا کہ 10 روپے کی ٹکٹ ہوگی، آج بی آر ٹی کا کرایہ 100 روپے سے بڑھا کر 250-250 روپے کر دیا گیا۔ کہتا تھا 8 ارب میں میٹرو بس بناؤں گا، آج 126 ارب لگ چکے ہیں، لیکن وہ بس کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ نہ صرف روٹی 30 روپے کی ہے، بلکہ آج صبح میں اخبار میں پڑھ رہی تھی کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ جب تک بجلی اور گیس کے نرخ نہیں بڑھاؤ گے ہم آپ کو پیسے نہیں دیں گے۔ وہ کون تھا جو کہتا تھا 200 ارب آئی ایم ایف کے منہ پر ماریں گے، اور آج آئی ایم ایف آپ کو آج روز منہ پہ تھپڑ لگا رہی ہے۔ 50 لاکھ گھروں میں سے ایک گھر بھی کسی کو ملا؟ 1 کروڑ نوکریاں جو ہونی تھی اس میں سے ایک نوکری بھی کسی کو ملی؟ آٹا کنٹرول سے باہر، بجلی کی قیمتیں کنٹرول سے باہر، گیس کی قیمتیں کنٹرول سے باہر، چینی کی قیمتیں کنٹرول سے باہر، دوائی کی کنٹرول سے باہر، کپاس اور فصلیں کنٹرول سے باہر، ڈالر کنٹرول سے باہر، غیر ملکی قرض کنٹرول سے باہر، 18 ارب کا قرضہ روزانہ لیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں مجھے بتاؤ کہ ایک اینٹ بھی لگی خیبر پختونخوا میں؟ مہنگائی کنٹرول سے باہر، عوام کے مسائل پہ بس نہیں چلتا، بس ایک ہی چیز پہ چلتا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز اور مسلم لیگ نون کو انتقام کا نشانہ کیسا بنانا ہے، اپوزیشن کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ مہنگائی کنٹرول نہیں ہوتی، لیکن دن سے رات اور رات سے صبح تک صرف ایک ہی منصوبہ بنتا ہے کہ مسلم لیگ نون اور شیروں کو کنٹرول میں کیسے کرنا ہے۔ میری ایک تقریر ہوتی ہے اور 24 گھنٹے ان کے مشیر اور ان کے وزیر ٹی وی پر آ کر دن رات ہلکان ہوتے رہتے ہیں۔ نواز شریف کا بیانیہ وہ ہے جس کی 2 تقریروں نے تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ ان کا بس اگر چلتا ہے تو آپ کی بہن اور بیٹی کے باتھ رومز اور کمروں میں کیمرے لگانے پہ چلتا ہے۔ اگر کیمرے لگانے کا اتنا ہی شوق ہے تو ذرا نیب کی عدالتوں میں کیمرے لگاؤ اور عوام کو دکھاؤ کہ تمہارا اصل مکروہ چہرہ کیا ہے، کس طرح تم اپنے مخالفوں پہ جھوٹے الزام لگاتے ہو۔ ایک ہی علاج ہے پاکستان کی ساری بیماریوں کا، پاکستان کو آج لاحق بڑے بڑے مسائل کا ایک ہی علاج ہے کہ اس عمران خان اور اس کی جعلی حکومت کو گھر بھیجو اور اس ملک میں فری اینڈ فیئر نئے
इलेक्शंस कराओ, अवाम के हकीकी नुमाइंदों को उनका इख्तियार वापस करो और अवाम को उनका मैंडेट दो। मैं इदारों को कहती हूँ कि इमरान खान के पीछे से हट जाओ। हम इदारों से नहीं टकराना चाहते, इदारों को भी चाहिए कि अवाम के साथ न टकराएं। अवाम और इस जाली हुक्मरान इमरान खान के दरमियान में से हट जाओ। जब तुम इसके पीछे से हट जाओगे, इमरान खान की जाली हुकूमत 24 घंटे की मार नहीं है इंशाल्लाह। ये सिलेक्टेड इमरान खान खामखा में उछल रहा है। भाई तुम्हें कौन पूछता है? इसका किरदार एक खामखा का किरदार है, इसको कोई नहीं पूछता। अभी कराची में जब मेरा दरवाजा तोड़कर कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया गया और आईजी को अगवा किया गया, इसको पता ही नहीं था कि मुल्क में क्या हो रहा है। इसको किसी ने बताने के लायक भी नहीं समझा कि हम कराची पे हमला करने लगे। वजीर आजम आराम से अपने बनी गाला के घर में सो रहा था। आप लोगों को ये बात इसलिए ज्यादा समझ आएगी क्योंकि आप इज्जत और गैरत वाले लोग हो। लेकिन अगर ये वाकया मेरे साथ हुआ होता और मेरे पास इस मुल्क का इख्तियार होता तो जितनी जिल्लत उस दिन मुझे उठानी पड़ी, मैं इस्तीफा इनके मुंह पर मारती। क्योंकि मेरे बाप ने मुझे सिखाया है कि उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो परवाज में कोताही। ऐसी जिल्लत और ऐसी रुसवाई और ऐसी बेइज्जती से चुप करके बनी गाला में मुंह छुपा के बैठ जाना बेहतर है। वोट को इज्जत दो की तहरीक का सबसे बड़ी फतह ये है कि इस तहरीक ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। आज गुजरावाला से लेकर कराची तक, कराची से लेकर कोयटा तक, कोयटा से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक और गिलगित बल्तिस्तान से लेकर आज सवात तक पूरा पाकिस्तान ये जान गया है कि जब वोट को इज्जत नहीं मिलती तो पाकिस्तान में तबाही आती है, पाकिस्तान में गुर्बत आती है, पाकिस्तान में महंगाई आती है, पाकिस्तान में लाकानूनियत आती है। मुझे कल रात ये भी किसी ने बताया कि गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन कैंपेन से पहले इन्होंने ये फैसला किया था कि मुस्लिम लीग नून को सिर्फ 2 या 3 सीटें मिलेंगी। लेकिन इस कैंपेन के बाद ये सर जोड़ के बैठे। मेरे जलसों में 5-6 की तादाद इनकी खुफिया एजेंसी के लोगों की भी होती थी। उन्होंने ये रिपोर्ट दी कि ये तो बहुत बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं। तो उन्होंने फिर कल सर जोड़ के बैठे और कहा कि इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून को अवामी ताकत का मुजाहरा किया है गिलगित बल्तिस्तान ने, तो अब इनको 2-3 सीटें नहीं, अब कम से कम 8-7 सीटें देनी पड़ेंगी। तो ये याद रखना, पाकिस्तान के अवाम ये याद रखे कि अगर कि इंशाअल्लाह 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में या शेर पर मोहर लगेगी या नवाज शरीफ के बयानिए पर मोहर लगेगी। धांधली करोगे तो पछताओगे, नहीं करोगे तो और भी ज्यादा पछताओगे। हर हाल में अब तुमको जाना भी है और पछताना भी है इंशाअल्लाह। कहते हैं कि नवाज शरीफ के बयानिए का बोझ सियासी लोग नहीं उठा सकते। ओ भाई, नवाज शरीफ के बयानिए का बोझ 22 करोड़ अवाम ने अपने कंधों पर उठा लिया है। ये बयानिया जो है आईन का बयानिया है, आपकी आईन की सबर किताब का बयानिया है, आपके कानून का बयानिया है, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का बयानिया है। ये बयानिया आगे लेकर चलना, इसके लिए जिद्दोजहद करना, इसमें जोक दर जोक शामिल होना हमारा अपने वतन के लिए कर्ज नहीं बल्कि फर्ज भी है। और इंशाअल्लाह आपकी बहन ये कर्ज भी पूरा करेगी, इंशाअल्लाह ये फर्ज भी पूरा करेगी आपके साथ। ये जो मस्खरों की हुकूमत है, ये अवाम दुश्मन हुकूमत नवाज शरीफ के बयानिए के बोझ के नीचे दब चुकी है। अब रेत की दीवार को बस आखिरी धक्का लगाना बाकी है। आओ मेरे साथ हाथ उठा के अपनी बहन बेटी मरियम नवाज के साथ वादा करो और हल्फ उठाओ कि जब तक इस कौमी फरीजे को पाए तकमील तक नहीं पहुंचाओगे, आराम से नहीं बैठोगे।